welcome once again, and today we discuss about on human reproductive system. First we discuss about on male reproductive system and second we discuss about female reproductive system. देखिए यहाँ पे कि जब जनन की प्रक्रिया होती है तो जनन की प्रक्रिया के दौरान नर से नर जनन कोशिका और मादा से मादा जनन कोशिका का निर्माण होता है। और जब इन दोनों का संलयन होता है, नर जनन कोशिका को हम कहते हैं शुक्राणु और मादा जनन कोशिका को हम कहते हैं अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु के अंदर निषेचन होता है, यहां पर क्या होगा? निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज मीन्स जाइगोट का निर्माण होता है और इस जाइगोट के अंदर लगातार जो है वो विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से नए प्रकार से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से ही आगे जाकर शिशु का निर्माण होता है। बिल्कुल आसान सी प्रोसेस यहां पर मैंने समझाने का प्रयास किया है कि नर जनन तंत्र में नर जनन कोशिका यानी कि शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। और मादा जनन तंत्र के अंदर मादा जनन कोशिका अंडाणु यानी कि ओवम का निर्माण होता है। और जब मैथुन की प्रक्रिया होती है, उस कंडीशन के अंदर नर के द्वारा शुक्राणु का प्रवेश मादा जननांग वाले भाग में कराया जाता है तथा स्पर्म का वहां पे अंडाणु के साथ ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन। वहां पे निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट में बाद में उनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के बाद बनता है भ्रूण को कहते हैं एम्ब्रियो का निर्माण होता है और एम्ब्रियो के बाद बन जाता है शिशु। तो ये नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के अंदर जनन की प्रोसेस रहती है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। इसको आप जैसे मैंने बनाया है इस प्रकार से अपनी नोटबुक के अंदर लिख दें, बिल्कुल आसानी से याद होगा। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर नर जनन तंत्र का चित्र बनाएंगे, उसके बाद मादा जनन तंत्र का चित्र बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे पहले हम ये पीछे वाला ये वाला हिस्सा क्रिएट करेंगे। ये वाला हिस्सा यहां तक बनाने के बाद आप इसको नीचे तक खींच दीजिए। आगे का पार्ट ये वाला रहता है, इस आगे वाले पार्ट को इतना बना दीजिए। इतना बनाने के बाद ये बाहर वाला भाग बन गया और इसके बाद जो ये इतना भाग बना देते हो तो इसके नीचे इस प्रकार की संरचना ड्रॉ करिए और इस प्रकार की संरचना ड्रॉ करने के बाद इसको ऊपर इस प्रकार से घुमा दीजिए। फर्स्ट इतना वर्क करना है आपको जब आप नर जनन तंत्र का चित्र बनाते हैं। उसके बाद देखिए, यहां से इस लाइन को यूं घुमाइए और घुमाने के बाद यहां से थोड़ा सा मोड़िए और मोड़ने के बाद इतना ले आइए। इतना लाने के बाद इसको ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाने के बाद इसको यहां पर घुमा दीजिए। फर्स्ट आपको इतना वर्क कर देना है। सेकंड जो आपने ये लाइन खींची, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं वापस से क्योंकि लाइन थोड़ी सी बड़ी बन गई है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। अब जो ये नली हमने ऊपर भेजी है इसके साथ में एक और नली लाइए इस प्रकार से और ये नली आप यहां से ले जाइए और नीचे वाला जो ये है ना इससे मिला दीजिए। इससे मिलाने के बाद ऊपर ले जाइए, इस प्रकार से ऊपर ले जाइए और यहां पर मिला दीजिए। बस इतना सा काम कर दिया आपने। ये वृषण की संरचना बन गई। इसके बाद ऊपर की तरफ आपको बनाना है मूत्राशय। यहां पर आपको ऊपर की तरफ क्या बनाना है? मूत्राशय बनाना है। इस प्रकार से ये मूत्राशय की संरचना रहती है और मूत्राशय के अंदर भी एक संरचना बनती है। मूत्राशय के भीतर की तरफ या अंदर की तरफ एक संरचना बनती है।
इस प्रकार से यूं। तो ये मूत्राशय के भीतर एक संरचना क्रिएट हो गई और इस रचना को आप नीचे यूं निकाल दीजिए इस प्रकार से। अब ये जो आपने नली वृषण से निकाली है, इस वृषण वाली नली को आप बढ़ाइए, यूं बढ़ाइए, और बढ़ाने के बाद आप यहां पर एक संरचना क्रिएट कर दीजिए। ध्यान से देखिए, यहां से एक नली आएगी और यहां पर एक संरचना बनेगी। इस संरचना को कहते हैं शुक्राशय, शुक्राशय कहते हैं। और शुक्राशय के बाद ऊपर की तरफ ये नली यूं मिल जाएगी और यहां जस्ट पास में एक जो रहती है, एक और संरचना रहती है जो लगभग अखरोट के आकार की एक संरचना होती है। अखरोट के आकार की एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसे हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। और प्रोस्टेट ग्रंथि के जस्ट आगे की तरफ एक और हमको स्पेस छोड़ना है यहाँ पर, और यहाँ पर निकलती है एक और शुक्राशय निकलता है, और इस शुक्राशय से आगे की तरफ हमें इस लाइन को निकाल देना है, इस नली को निकाल देना है। अब ये नली नीचे की तरफ आएगी यूं, और नीचे की तरफ आने के बाद ये नली चली जाएगी सीधी इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये नली जो है वो शेषण से होकर होते हुए गुजरेगी। इस प्रकार से यूं थोड़ा सा घुमाएंगे, घुमाने के बाद यहाँ तक ले आएंगे, और इस वाली लाइन को भी हम घुमाएंगे और घुमाने के बाद हम यहाँ तक लेके आ जाएंगे। अब जो है इस वाली लाइन को आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाइए और इस वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाइए। अब ये हमारी स्ट्रक्चर जो है नर जनन तंत्र की वो कंप्लीट रूप से बन चुकी है। हम इसका नामांकन भी करेंगे, लेकिन पहले हम इस नामांकन से पहले मादा जनन तंत्र का भी चित्र बना देते हैं। ये तीन ऐसे जो है टीले नुमा संरचना हमको बना देनी। अब आगे देखिए, हमारा जो नेक्स्ट वर्क रहेगा वो इस रचना को नीचे ले आना रहेगा। तो इस रचना को आप नीचे ले आइए यूं, और ये नली यहां से आती 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 यहां से नीचे जाएगी यूं, इस प्रकार से। उसी प्रकार से उसके अंदर भी नली लाइए, ये नली भी यहां से आएगी, यहां से आती 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 यहां नीचे की तरफ जाएगी। अब ये संरचना हमने नीचे की तरफ ले आए, अब ये संरचना हम नीचे की तरफ ले आए हैं। अब हम अंदर की तरफ संरचनाएं बनाएंगे। अंदर की तरफ संरचनाएं कैसे? देखिए, अब इधर से एक संरचना निकलेगी यूं, ये संरचना हम यहां पे मिला देंगे। दूसरी संरचना आएगी यहां पर यूं, ये संरचना हम यहां पे मिला देंगे। अंडाशय बनाने हैं तो अंडाशय आप इस प्रकार से, एक अंडाशय ये हो गया, दूसरा अंडाशय ये बनेगा। और ये जो अंडाशय होते हैं ये यहां पे गर्भाशय से जुड़े होते हैं। ये अंडाशय है और ये पूरा गर्भाशय है, ये इस गर्भाशय से जुड़े होते हैं, ये भी इस गर्भाशय से जो है वो जुड़े रहेंगे। तो अंडाशय जो है वो गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। अब जो हमने यहाँ पे गर्भाशय बनाया है, गर्भाशय के अंदर हम एक अंतः स्तर भी लगाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार की संरचना आप अंदर की तरफ बना दीजिए। बस, अब यहां पे जो आपने संरचना पहले बनाई थी, इस रचना को आप नीचे से यूं घुमा दीजिए। इसके अंदर मैं कलर फिल कर रहा हूं, इसके अंदर भी मैं कलर फिल कर रहा हूं। अब हम आ चुके हैं नर जनन तंत्र के अंदर कि मानव नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि मानव नर जनन के अंदर नर जनन कोशिका का निर्माण होता है, और इस जनन कोशिका को हम कहते हैं शुक्राणु। तो अभी शुक्राणु या इस स्पर्म का जो निर्माण है वो कहां से होता है, इस शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण कहां से होता है इसको देखिए। तो सबसे पहले मैं इस रचना को नामांकित कर रहा हूं। इस रचना को हम कहते हैं वृषण, और वृषण के बाहर जो ये संरचना, इसको हम कहते हैं वृषण कोश। सबके मैं अलग अलग कार्य और महत्व बताऊंगा क्या होते हैं। वृषण कोश और वृषण के बाद जो ऊपर की तरफ जो नली जा रही है, यहां वृषण से होता है शुक्राणुओं का निर्माण। वृषण से किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और उसके बाद शुक्राणुओं का परिवहन इस नली के अंदर होता है, इसलिए इसको हम कहेंगे शुक्रवाहिनी। इसको हम कहेंगे शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी के बाद जो है वो शुक्राणु आ जाते हैं शुक्राशय के अंदर। कहां आ जाते हैं? शुक्राशय के अंदर। शुक्राशय से ऊपर की तरफ यहां पे बना हुआ है मूत्राशय। मूत्राशय को मैं पहले बता चुका हूं क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूरिन ब्लैडर।
यूरिन ब्लैडर या मूत्राशय के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में ये वाली संरचना यहां से मिल रही, यहां से आएगा मूत्र। ध्यान से देखें, यहां से इस मूत्राशय से निकल रहा है मूत्र और यहां से आ रहे हैं शुक्राणु। शुक्राणु कहां आ गए? शुक्राशय के अंदर आ गए। मूत्राशय से क्या आ रहा है? मूत्र आ रहा है। अब यहां पे ये दोनों नलियां आपस में जुड़ रही है। दोनों नलियां आपस में जुड़ने के बाद यहां से एक और जो संरचना बनती है उसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ये बनेगी प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा भी एक तरल का स्राव होता है जो वीर्य निर्माण के अंदर और वीर्य की गति प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसके बाद देखिए, यहां से आ गया शुक्रवाहिनी से शुक्राणु और मूत्राशय से आ गया मूत्र। अब यहां से दो चीजों का प्रवाह होगा। दो चीजों का प्रवाह होगा। एक तो यहां पर प्रवाह होगा शुक्राणु का और एक यहां से प्रवाह होगा मूत्र का। यानी कि ये जो नली हमने यहां से बनाई है, यहां से शुक्राणुओं का भी परिवहन होता है और मूत्र का भी परिवहन होता है। दोनों का परिवहन होने के कारण मूत्र जनन मार्ग, इस मार्ग को हम क्या कहेंगे? इस मार्ग को हम कह देंगे मूत्र जनन मार्ग। मूत्र जनन मार्ग इसलिए क्योंकि यहां से मूत्र भी आ रहा है, जनन के रूप में यहां से शुक्राणु भी आ रहे हैं और ये आगे जाकर कहां खुलते हैं? शेषन से मूत्र छिद्र में खुल जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर रहती है नर जनन तंत्र की। अब स्ट्रक्चर समझिए आप मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग है, हालांकि जनन अंग कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है प्राथमिक जनन अंग और एक होता है द्वितीयक जनन अंग। और नॉर्मली मादा जनन तंत्र के अंदर मादा जनन कोशिका का निर्माण होता है। मादा जनन कोशिका का निर्माण होता है और मादा जनन कोशिका कौन सी? तो मादा जनन कोशिका हो जाएगी अंडाणु। अब यहां से इसका हम नामकरण कर देते हैं कि मादा जनन तंत्र के अंदर दो भाग होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक अंग और एक होता है द्वितीयक अंग। और मादा जनन कोशिका क्या हो गई? अंडाणु हो गई। अब यहां पर मादा के अंदर प्राथमिक जो जनन अंग होता है उसको हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय कहते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है। यहां से जिस प्रकार से वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है, उसी प्रकार यहां पर अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडाशय से अंडाणु के निर्माण के बाद अंडाणु जो है इस ट्यूब के अंदर आ जाता है। इस ट्यूब के अंदर आता है। इस ट्यूब को कहते हैं हम अंडवाहिनी। अंडवाहिनी या इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब हम इसको कह सकते हैं। अब ये जो टीले नुमा संरचना एक ये है, इसको हम कहते हैं फंडस संरचना या फंडस भाग। इसको हम कहते हैं फंडस भाग। यहां पर देखिए, ये अंडाशय से अंडाणु बना, अंडवाहिनी में आ गया, ये फंडस भाग है। उसके बाद यहां पर जो ये वाला पार्ट रहता है इसको हम कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय। यहां पर ये जो भाग इसको हम कहते हैं गिरवा और यहां पर जो है ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं योनि। अब हम थोड़ा सा दोनों को मिला के डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए, मैंने यहां पे बनाया है कि मादा जनन तंत्र के अंदर प्राथमिक अंग होते हैं और द्वितीयक अंग होते हैं। तो उसी प्रकार से नर जनन तंत्र के अंदर भी प्राथमिक अंग होंगे। यहां पर आपको दिख रहा हो तो नर जनन तंत्र के अंदर भी प्राथमिक अंग होंगे और द्वितीयक अंग होंगे। नर जनन तंत्र के अंदर जो प्राथमिक अंग रहता है उसको हम कहते हैं वृषण। तो एक नंबर पे मैं यहां पे लिख रहा हूं वृषण। वृषण नर के अंदर प्राथमिक जनन अंग के रूप में कार्य करता है। प्राथमिक जनन अंग क्यों? क्योंकि यहां से नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण होता है। नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण होता है।
इसलिए नर जनन तंत्र के अंदर वृषण को प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। द्वितीयक जनन अंग के रूप में बाकी जितने भी बचते हैं, जैसे कि वृषणकोश, शुक्र वाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद यहां से आपको याद रख लेना शीर्षण। तो कुल मिलाकर ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये मनुष्य के नर जनन तंत्र के द्वितीयक जनन अंग हैं, और यहां पर जो मैंने ये नाम लिखा है ये हमारा प्राथमिक जनन अंग रहता है, क्योंकि इसके द्वारा जो है वो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब हम प्रत्येक अंग को थोड़ा थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारे शरीर का नॉर्मली टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वृषण कोष इतना नहीं होता है। वृषण के अंदर जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसके लिए ये टेम्परेचर जरूरी नहीं है, ये टेम्परेचर थोड़ा अधिक है। वृषण के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण के लिए इससे कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितने टेम्परेचर की? तो लगभग 35 से लेकर 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है शुक्राणुओं के निर्माण में। तो यहां पर जो ये वृषण कोश हैं ये शरीर के बाहर यूं होते हैं। देखिए ये जो हिस्से हैं ना ये शरीर के बाहर होते हैं, और शरीर के बाहर होने के कारण जो शरीर का टेम्परेचर होता है उसकी तुलना में इनका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। तो शरीर से कम कितना होता है? तो लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड इनका टेम्परेचर शरीर से कम होता है, जिससे कि शुक्राणुओं का फॉर्मेशन आसानी से हो सके। ये पहला वर्क हो गया पहला कार्य हो गया वृषण का, शुक्राणुओं का निर्माण। प्राथमिक जनन अंग शुक्राणुओं का एक और वर्क है, और वो वर्क है हार्मोन सर्कुलेट करना। कौन सा हार्मोन आपको याद होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण वृषण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृषण कोश। तो वृषण कोश बाहरी आवरण है किसके? वृषण के। शुक्र वाहिनी लंबी नली है जिससे किसका परिवहन होता है? शुक्राणुओं का परिवहन होता है। शुक्राशय, यहां पर ये शुक्राशय है, थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, इसके अंदर शुक्राणु स्टोर होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह वीर्य निर्माण में सहायक है। वीर्य निर्माण में सहायक है। कौन सहायक है? तो शुक्राशय सहायक है। प्रोस्टेट ग्रंथि जिसका आकार अखरोट के समान होता है, अखरोट के समान होता है, और ये हमारे शरीर के अंदर वीर्य निर्माण करता है और इसके साथ साथ में शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। तो दो कार्य हो गए प्रोस्टेट ग्रंथि के, वीर्य निर्माण में भी सहायता करता है और वीर्य को गति भी प्रदान करता है। वीर्य, या हम कहेंगे वीर्य के अंदर ही शुक्राणु होते हैं, तो वीर्य को गति या शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है प्रोस्टेट ग्रंथि, और वीर्य का निर्माण करता है। और यहां पर शीर्षण, यहां पर जो है वो बाह्य जननांग है। बाह्य जननांग है जो शरीर से बाहर लटकता रहता है, और मैथुन प्रक्रिया के दौरान यही भाग जो है वो योनि के अंदर प्रवेश करता है, और इसी भाग के द्वारा जो शुक्राणु हैं वो मादा के गर्भाशय के अंदर भेजे जाते हैं। बस आपको नर जनन तंत्र के अंदर इतनी सी जो बातें हैं वो पढ़नी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मादा जनन तंत्र की, और मादा जनन तंत्र के अंदर भी प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग की। प्राथमिक जनन अंग की बात करते हैं तो मादा के अंदर प्राथमिक जनन अंग के रूप में होता है अंडाशय। ये लो अंडाशय, और द्वितीयक जनन अंग के रूप में होता है अंडवाहिनी, गर्भाशय, गिरवा और योनि। अंडवाहिनी, गर्भाशय, गिरवा। अंडाशय जो है
ये अंडाणुओं का निर्माण करता है। अंडाणु निर्माण करने के कारण इसको हम प्राथमिक जनन अंग की श्रेणी में रखते हैं। फर्स्ट काम तो इसका ये हो गया कि अंडाशय अंडाणुओं का निर्माण करता है। दूसरा काम इसका ये होता है कि ये हार्मोन भी सर्कुलेट करता है। कौन कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो यहां पर हार्मोन भी निकालता है ये, एक निकालता है ये एस्ट्रोजन और दूसरा ये निकालता है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो मादा हार्मोन्स हैं जिसको सर्कुलेट कौन करता है? ओवेरी या अंडाशय करता है, और इसके द्वारा मादा जनन कोशिका अंडाणु का निर्माण होता है। किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा। अंडाशय के द्वारा मादा जनन कोशिका अंडाणु का निर्माण होता है और इसके द्वारा हार्मोन सर्कुलेट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और यहां पर हमने प्राथमिक जनन अंग किसको कहा? वृषण को कहा। वृषण को क्यों कहा? क्योंकि यहां पे नर जनन कोशिका का निर्माण कर रहा है, शुक्राणु का निर्माण कर रहा है, इसलिए यहां पे इसको कहा प्राथमिक जनन अंग। यहां पे अंडाशय अंडाणु का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको कहा प्राथमिक जनन अंग। अंडवाहिनी के द्वारा अंडाणु का परिवहन होता है। अंडाणु का परिवहन होता है। हम जानते हैं कि एक मादा के अंदर प्रति माह एक प्रोसेस चलती है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, या जिसे हम कहते हैं रजोधर्म चक्र, रजो चक्र भी कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रजो चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजो चक्र एक मादा के अंदर प्रति माह होता रहता है, और हम यूं कहेंगे कि प्रति माह जो है मादा में जो है वो एक अंडे का निर्माण होता है। प्रति माह मादा के अंदर एक अंडे का निर्माण होता है। अब वो एक अंडा इस अंडाशय से भी बन सकता है या इस अंडाशय से भी बन सकता है, क्योंकि अंडाशय तो एक जोड़ी होते हैं शरीर के अंदर। अब अंडाणु का निर्माण इस अंडाशय से भी हो सकता है और इस अंडाशय से भी हो सकता है। तो माना कि इस वाले भाग से अंडाणु बना, ये अंडाणु यहां पर आ गया, किस नली में आ गया? अंडवाहिनी के अंदर आ गया। तो हम यूं कहेंगे कि अंडवाहिनी जो है वो अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने में सहायता करती है। हम यूं कहेंगे जी जब मैथुन की प्रक्रिया की जाती है तो नर के शिशन भाग द्वारा शुक्राणुओं को यहां पर छोड़ा जाता है। तो हम यूं कहेंगे कि ये शुक्राणु हैं जो इस प्रकार से गर्भाशय के अंदर आ गए हैं और गति कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। शुक्राणु जो है बहुत सारे आ गए इस गर्भाशय के अंदर, अब वो गति कर रहे हैं। कुछ इधर गति कर रहे हैं और कुछ इधर गति कर रहे हैं। दोनों तरफ शुक्राणु जा रहे हैं, इधर की तरफ भी गति कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं। इधर कोई अंडाणु नहीं है, किसी काम के नहीं है। जो शुक्राणु इस तरफ गति करेगा, फॉर एग्जाम्पल एक शुक्राणु ये है जो यहां से यहां आ गया, अब ये शुक्राणु यहां पर क्या करेगा? संलयन करेगा। संलयन करने के बाद जो है, संलयन यानी कि निषेचन जिसे हम कहते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। जब हम यूं कहेंगे, इधर से देखो, जब अंडाणु व शुक्राणु मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। उसे हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद बन जाएगा युग्मनज। अब जो ये युग्मनज हैं इनमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। युग्मनज में क्या होगा? अब समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के बाद में भ्रूण बनेगा, और भ्रूण का रोपण कहां हो जाता है? गर्भाशय के अंतः स्तर के अंदर हो जाता है। गर्भाशय के अंतः स्तर के अंदर भ्रूण का रोपण हो जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि महिला के कौन से भाग के अंदर, मादा के कौन से भाग के अंदर प्लेसेंटा जुड़ी होती है, या जो भ्रूण को पोषण मिलता है वो भ्रूण को पोषण किस माध्यम से मिलता है? तो हम कहेंगे कि गर्भाशय से भ्रूण को जोड़ने वाली जो कड़ी है, गर्भाशय को भ्रूण से जो जोड़ने वाली कड़ी है उसका नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय और भ्रूण आपस में जुड़े रहते हैं,
और सारे के सारे पोषण महिला से भ्रूण में किसके द्वारा जाते हैं? प्लेसेंटा के द्वारा जाते हैं। लगातार ये प्रोसेस होती रहती है, लगातार ये भ्रूण ग्रो करता रहता है, इसके अंदर विभाजन होता रहता है और आखिर के अंदर हम कहेंगे कि एक काल आता है, एक समय आता है जब प्रसव की प्रक्रिया होती है। जब बच्चा 9 माह का हो जाता है, माता के गर्भ के अंदर, मां के गर्भ के अंदर 9 माह का हो जाता है, तब प्रसव की प्रक्रिया होती है और प्रसव के द्वारा शिशु का जन्म होता है। शिशु का जन्म होता है और ये हो गया रिप्रोडक्शन। ये यहां पे क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया, जनन हो गया। तो हम जनन ही पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो प्राणी हैं वो नया जीव उत्पन्न करते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि मानव एक द्विलिंगी प्राणी है, नर और मादा दोनों जो है वो जनन की प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हैं। तो नर जनन तंत्र के अंदर वृषण और मादा जनन तंत्र के अंदर अंडाशय के द्वारा जनन कोशिकाएं निकलती हैं और जनन कोशिकाओं का आपस में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के बाद यहां पर हम कहेंगे कि डिवीजन होता है और डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद लास्ट के अंदर प्रसव की प्रक्रिया होती है और प्रसव की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नया शिशु उत्पन्न होता है। तो किस प्रकार से जो है वो जनन की प्रोसेस हुई, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई, इसको आपने अच्छे से देखा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ चुका है तो इसे अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। हमारे साथ आपका पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी कॉम्पिटिटिव छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।